हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक से संबंधित हिंदी गद्य का विकास गद्य साहित्य से संबंधित ये वीडियो लेकर आए हैं। और दोस्तों, हम एक दिन में ये पुस्तक से 2 वीडियो लेकर आएंगे। एक गद्य साहित्य का, एक पद्य साहित्य से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन बुक में लगभग 14,000 प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ रखा है। यदि उन प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में, अभी आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे वीडियो देख सकते हैं। या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां हमारे सभी वीडियो का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक है। ये इस समय नेट, जेआरएफ, यूजीसी नेट आदि टीजीटी, पीजीटी किसी भी स्टेट से संबंधित अध्यापक संबंधित परीक्षाओं की बात की जाए तो ये ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। इसको आप पढ़िए और इससे लाभ उठाइए। यदि आप 1 या 2 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हिंदी गद्य का विकास। फैक्ट है, अद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की है। और अगला फैक्ट है, 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की है। और अगला फैक्ट है, राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित, जिसको चंपू काव्य कहते हैं, चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। और ये राउलवेल एक शिला अंकित यानी कि शिला पर लिखी गई है। और अगला फैक्ट है, हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी यानी राउलवेल से माना जाता है। और अगला फैक्ट है, राउलवेल हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी का अधिकतम प्रयोग हुआ है, यानी कि राजस्थानी प्रधान है। और अगला फैक्ट है, राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है, और ये गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है, और ये शिला पर लिखी गई है। और इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। और इसमें राउलवेल में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी राउलवेल से माना जाता है। चलिए, अगला फैक्ट है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। अगला फैक्ट है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने कब की 12वीं शताब्दी के आसपास किया। किसने किया? उक्ति व्यक्ति प्रकरण गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने किया, यानी कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। अगला फैक्ट है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, जो कि दामोदर शर्मा का ग्रंथ है। अगला फैक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि व्याकरण ग्रंथ है, इसको एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। अब देखते हैं, वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। और वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। ये गद्य की प्रथम रचना है जो कि मैथिली हिंदी में रचित है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला फैक्ट है, वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है। अगला फैक्ट है, वस्तुतः हिंदी गद्य की क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। और अगला फैक्ट है, आधुनिक काल या 19वीं शताब्दी के पूर्व यानी कि पहले हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। वो कौन कौन से? पहला है राजस्थानी गद्य, दूसरा है ब्रजभाषा का गद्य, तीसरा है खड़ी बोली का गद्य,
और अगला फैक्ट है, हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य का प्राचीनतम माना गया है। राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया। अगला फैक्ट है, राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। और अगला फैक्ट है, राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं व लेखक देखते हैं। तो चलिए, धनपाल 14वीं शताब्दी की रचना है। तत्व विचार, ये भी 14वीं शताब्दी की रचना है। और पृथ्वी चंद्र चरित्र या वाग विलास, ये 1421 ईस्वी की है। इसके लेखक हैं माणिक्य चंद्र सूरी। और पंचाख्यान, ये 1847 ईस्वी की है। इसके रचनाकार हैं फतेह राम बैरागी। अगला फैक्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400, यानी कि इसको सन में देखा जाए तो 1343, संवत में 57 घटाएंगे तो सन निकल आएगा। तो 1400 में 57 घटाएंगे तो 1343 ईस्वी आएगा। अगला फैक्ट है, आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने किया। सर्वप्रथम किसने किया? गोरखपंथी योगियों ने ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग किया, जो कि संवत 1400 के आसपास किया। और अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, अगला फैक्ट है, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना। किसको? पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य का ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। और अगला फैक्ट है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन है। इसकी विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन है। विट्ठलनाथ ने, आप पढ़े ही होंगे, कृष्ण काव्य, भक्ति काल में कृष्ण काव्य धारा में जो अष्टछाप कवियों की रचना की 1565 ईस्वी में, ये विट्ठलनाथ ही थे, जो कि 4 शिष्य अपने पिता वल्लभाचार्य को मिलाकर और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। और अगला फैक्ट है, विट्ठलनाथ की अन्य रचना यमनाष्टक नवरत्न सटीक हैं। विट्ठलनाथ की अन्य रचनाएं यमनाष्टक नवरत्न सटीक हैं। और अगला फैक्ट है, इसने 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। दोस्तों, विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे और विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ की रचना की। 84 वैष्णवों की वार्ता ये वल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में है और 252 वैष्णवों की वार्ता ये विट्ठलनाथ के शिष्यों के बारे में इसमें वर्णन दिया हुआ है। अगला फैक्ट है, इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएँ लिखी गई। और अगला फैक्ट है, इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इसके बाद नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टायाम नामक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी। अष्टायाम नाभादास की रचना है और इसका रचनाकाल लगभग संवत 1660 के आसपास माना जाता है। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन, अष्टायाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। और अगला फैक्ट है, ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित बैकुंठ मणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म तथा वैशाख महात्म सॉरी दोस्तों। और अगला फैक्ट है, सूरत मिश्र ने संवत 1767 में बैताल पच्चीसी नामक पुस्तक की रचना की। बैताल पच्चीसी किसकी रचना है? सूरत मिश्र की। ये संवत 1667 की है। और अगला फैक्ट है, बैताल पच्चीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। बैताल पच्चीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई। अगला फैक्ट है, बैताल पच्चीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पच्चीसी 1801 ईस्वी नाम से किया। बैताल पच्चीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पच्चीसी 1801 ईस्वी नाम से किया। और अगला फैक्ट है, संवत 1852, जो कि ईस्वी में देखा जाए इसमें 57 वर्ष घटा दिया जाए तो 1795 ईस्वी निकल आएगा। लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक
एक बड़ी पुस्तक की रचना की। अगला फैक्ट है दनकौर के निवासी प्रियादास। दनकौर के निवासी प्रियादास ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित पद ग्रंथ लिखा। प्रियादास ने 1779 में सेवक चरित्र नामक गद्य ग्रंथ लिखा। अगला फैक्ट है लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी तथा माधव विलास 1817 ईस्वी नामक ब्रजभाषा गद्य पद मिश्रित ग्रंथ की रचना की। किसने? लल्लू लाल ने राजनीति 1802 तथा माधव विलास 1817 ईस्वी नामक ब्रजभाषा गद्य पद मिश्रित ग्रंथ की रचना की। अगला फैक्ट है माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। और अगला फैक्ट है मणिकलाल ओझा ने सन 1828 में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की। मणिकलाल ओझा ने 1828 में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा में गद्य रचना की। अगला फैक्ट है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। खड़ी बोली का गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दखनी, देहलवी, जबान, हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा। अगला फैक्ट है दखनी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है। दखनी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। ये ब्रजभाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें अरबी फारसी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान कहा और कभी दखनी कहकर पुकारा। तो ये रही दखनी हिंदी के संबंध में। दखनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। दखनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। इनका समय है 1318 से 1422 ईस्वी माना जाता है। ख्वाजा बंदा नवाज का समय 1318 से 1422 माना जाता है। अगला फैक्ट है ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की प्रसिद्ध रचना मिराजुल आस्कीन दखनी गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है। ख्वाजा बंदा नवाज की रचना मिराजुल आस्कीन दखनी गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। और इनकी अन्य कृतियां हैं शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, दूसरी है तिलावतुल वजूद, तीसरी है हिदायतनामा, चौथा है रिसाला शेहवारा या बारामासा कहते हैं। और अगला फैक्ट है मिराजुल आस्कीन सूफी धर्म का उपदेश दिया। ये ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की रचना है। मिराजुल आस्कीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया। अगला फैक्ट है कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है। अगला फैक्ट है मुल्ला वजही ने 1635 ईस्वी में शबरस नामक ग्रंथ की रचना की। किसने की? मुल्ला वजही ने 1635 ईस्वी में शबरस नामक ग्रंथ की रचना की। और अगला फैक्ट है मुल्ला वजही की रचना शबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है जो कि शबरस मुल्ला वजही की रचना है सन 1635 ईस्वी की। शबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया। शबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया। अगला फैक्ट है दखनी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहत काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की। कुलियाते कुली कुतुब शाह की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की। और अगला फैक्ट है हुसैन अली खान ने सन 1838 में चादर वेश का फारसी से दखनी में अनुवाद किया। अगला फैक्ट है चादर वेश का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया था। किसके लिए? अपने पुत्रों के लिए चादर वेश का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया। अगला फैक्ट है रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित छंद वर्णन की महिमा से माना है। अगला फैक्ट है गुरमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना
खड़ी बोली गद्य की रचना सोढ़ी मिहरी भानु, हरजी, दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की। और अगला फैक्ट है, सोढ़ी मिहिर भानु का समय है 1581 से 1640 ईस्वी ने सोढ़ी मिहिर भानु ने सचुखंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। सचुखंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की थी किसने? सोढ़ी मिहिर भानु ने। और सोढ़ी मिहिर भानु के पुत्र हरजी ने 3 पुस्तकों की रचना की। हरजी ने 3 पुस्तकों की रचना की है, जो कि हरजी ये इनके पिता का नाम सोढ़ी मिहिर भानु था। और हरजी की 3 पुस्तकें सुस्मनी सहसर नाम जिसको परमारथ कहते हैं, दूसरी है गोसठ गुर मिहिर भानु तथा तीसरी है पोथी हरजी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सुस्मनी सहसर नाम जिसको परमारथ भी कहते हैं, दूसरी है गोसठ गुरु मिहिर भानु और तीसरी है पोथी हरजी। अगला फैक्ट है, दयालु अनेमी जो कि इनका समय 1625 से 1721। दयालु अनेमी की प्रमुख रचनाएं अब देखते हैं। अवगत उल्लास दयालु अनेमी की रचना है, इसका समय है 1675 ईस्वी। और दूसरी है अष्टावक्र भाषा, इसका समय है 1679 ईस्वी। और तीसरी है गीता भाषा, इसका समय है 1721 ईस्वी। ये सभी रचनाएं दयालु अनेमी की। अगला फैक्ट है, जॉर्ज गियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सन्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। अगला फैक्ट है, सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पांचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पांचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। अगला फैक्ट है, संवत 1818 में, जो कि इसका अगर सन में बात की जाए तो 1761 ईस्वी, पंडित दौलत राम ने हरि सेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। अगला फैक्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798, जो कि सन में बात की जाए तो 1741 ईस्वी में रचित भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। अगला फैक्ट है, भाषा योग वशिष्ठ की मूलतः भाषा पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। अगला फैक्ट है, मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया। सुख सागर की रचना किसके आधार पर किया? विष्णु पुराण की आधार पर किया। और ये सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की खड़ी बोली में रचना। अगला फैक्ट है, खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए, जो कि इस प्रकार हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, दूसरे हैं सैयद इंसा अल्लाह खां। आप सभी इनसे परिचित होंगे ही, यानी कि इनके बारे में पढ़ा ही होगा आप सभी ने। तो चलिए देखते हैं। तीसरे हैं लल्लू लाल तथा चौथे हैं सदल मिश्र। और अगला फैक्ट है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, यानी कि इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। और अगला फैक्ट है, मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है, रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है, ये मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा था। और लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। कौन थे? लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध किसका है, तो 3 विकल्प अलग दे दिया जाता है, इनमें से 2 में एक दे दिया जाता है, तो वही आपका उत्तर होगा। तो पूछा जाता है। तो अगला फैक्ट देखते हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर है और दूसरी है मुंतक बुत वारिक सुख सागर मुंतक बुत वारिक। ये आप सभी जानते ही होंगे और ये थोड़ा आप कम जानते होंगे, मुंतक बुत वारिक। तो ये मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। अगला फैक्ट है, इंसा अल्लाह खां, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। इसका रचना काल है 1798 से 1803। रानी केतकी की कहानी का रचना काल है। और अगला फैक्ट है, रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है।
यानी कि इसके दो नाम है, एक रानी केतकी की कहानी, एक दूसरा नाम इसी का है उदय भानचरित। अगला फैक्ट है, रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य का साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ है। और अगला फैक्ट है, इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की है, वो है, ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छूट है, यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट है और न किसी बोली का मेल है न पुट। अगला फैक्ट है, शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है, यानी कि हास्य प्रधान है। और अगला फैक्ट है, इंशा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई शैली, मुहावरेदार और चलती है। और अगला फैक्ट है, रानी केतकी की कहानी या उदय भानचरित हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। अगला फैक्ट है, इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। पहला है बाहर की बोली अथवा अरबी, फारसी, तुर्की, इनको नहीं रखा अपनी रचना में। दूसरी है गंवारी अर्थात ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि। तीसरी है भाखाफन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल, इनसे मुक्त रखा है इंशा अल्लाह खां ने। अगला फैक्ट है, लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की, जो कि इस प्रकार है, ये लल्लू लाल की हैं। तो सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी की है, बैताल पच्चीसी 1801 ईस्वी की है। तीसरी है शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी की है। चौथी है माधोनल, ये भी 1801 ईस्वी की है। पांचवी है राजनीति 1802 ईस्वी की। छठवीं है प्रेम सागर, आप सभी जानते ही होंगे, 1810 ईस्वी की है। सातवीं है लतायफ ई हिंदी 1810 ईस्वी की। आठवीं है ब्रजभाषा व्याकरण 1811 ईस्वी। नौवीं है सभा विलास 1815 ईस्वी। 10वीं है माधव विलास 1817 ईस्वी। 11वीं है लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। दोस्तों इसमें से प्रेम सागर इम्पोर्टेंट है, लाल चंद्रिका और बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, ये सभी इन सभी से अधिक इम्पोर्टेंट है। अगला फैक्ट है, लल्लू लाल का ब्रजभाषा व्याकरण की इनकी मौलिक रचना है, यानी कि मौलिक इन्होंने खुद रचना की है। और अगला फैक्ट है, लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली में। राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ये ब्रजभाषा गद्य में है और इनके अलावा सभी शेष रचनाएं खड़ी बोली पद्य में। और अगला फैक्ट है, लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया। अगला फैक्ट है, लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखक की रचना का आधार लेकर लिखी गई निम्नलिखित हैं। प्रेम सागर यानी कि नागरी दशम, ये चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रज भाषा अनुवाद खड़ी बोली में अनुवाद है प्रेम सागर। और अगला है लाल चंद्रिका टीका, ये बिहारी सतसई की टीका है। लाल चंद्रिका टीका ये बिहारी सतसई की टीका है। और अगला सिंहासन बत्तीसी, इसमें ये रचना सिंहासन बत्तीसी लल्लू लाल की है, जो इसको काजी अली की सहायता से सुंदर दास के ब्रज भाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतर है, यानी कि अनुवाद किया हुआ ब्रज भाषा अनुवाद। और अगला बैताल पच्चीसी को लल्लू लाल ने शिवदास द्वारा रचित संस्कृत रचना के सूरत मिश्र कृत ब्रजभाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतर किया। इससे पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगला फैक्ट है, लतायफ ई हिंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु यानी कि छोटी कथाओं का संग्रह है। लतायफ ई हिंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। अगला फैक्ट है, माधव विलास लल्लू लाल की ब्रज भाषा में लिखा गया चंपू है, यानी कि गद्य पद मिश्रित है। और 7वां है भाषा कायदा, ये ब्रज भाषा व्याकरण है। और अगला फैक्ट है, लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते हैं। उर्दू को लल्लू लाल जी क्या कहते हैं? यामनी भाषा कहते हैं। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी प्रेम सागर की रचना करते समय। आचार्य शुक्ल, अगला फैक्ट है, आचार्य शुक्ल ने लल्लू लाल की भाषा कृष्ण उपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, लल्लू लाल की भाषा कृष्ण उपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। और अगला फैक्ट है, आचार्य शुक्ल ने कहा है, सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा
गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, ना नित्य व्यवहार के अनुकूल है और ना संबंध विचारधारा के योग्य है। अगला फैक्ट है, लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस रखा था। संस्कृत प्रेस किसने खोला? लल्लू लाल ने। कहाँ खोला? आगरा में खोला। अगला फैक्ट है, लल्लू लाल ने लतायत ई हिंदी को बजवान ई रेख्ता कहा। लल्लू लाल की रचना लतायत ई हिंदी को इन्होंने बजवान ई रेख्ता कहा। और अगला फैक्ट है, सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। सदल मिश्र कहाँ के? आरा जिले के निवासी थे, जो कि आरा जिला बिहार में है। अगला फैक्ट है, सदल मिश्र की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। चंद्रावली, इसका दूसरा नाम नासकेतोपाख्यान है, 1803 ईस्वी। दूसरा है रामचरित्र, ये 1806 ईस्वी का है। तीसरा है हिंदी पार्सियन वाकेबुलरी, जो कि 1809 ईस्वी का है। और अगला फैक्ट है, सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासकेतोपाख्यान, चंद्रावली ही नासकेतोपाख्यान है, इसका दूसरा नाम है। नासकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार मानकर खड़ी बोली गद्य में की है। सदल मिश्र ने रामचरित की रचना अध्यात्म रामायण के आधार पर की है। और सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। और अगला फैक्ट है, महत्व की दृष्टि से श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है, जो कि इंशा अल्लाह खां ये निवासी थे, पहले दिल्ली के निवासी थे, बाद में लखनऊ के हो गए थे। और दूसरे हैं, ये क्रम से दिए हुए हैं, कभी कभी क्रम वार लगाने के लिए आ जाता है। तो सबसे पहले इंशा अल्लाह खां, फिर सदल मिश्र। इनका निवास स्थान बिहार का एक जिला है आरा। और स्थान की बात की जाए तो शाहाबाद घोड़ीहा। और अगले हैं लल्लू लाल, इनका निवास स्थान आगरा है, उत्तर प्रदेश है। और चौथे हैं सदा सुखलाल, इनका निवास स्थान दिल्ली है। और अगला, महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है, जो कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदा सुखलाल, दूसरे हैं इंशा अल्लाह खां, तीसरे हैं लल्लू लाल, चौथे हैं सदल मिश्र। और अगला फैक्ट है, महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। निम्न आलोचकों ने अपने अपने अनुसार रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चन सिंह के अनुसार देखते हैं, सदा सुखलाल, दूसरे हैं सदल मिश्र, तीसरे हैं इंशा अल्लाह खां, चौथे हैं लल्लू लाल। और अगला फैक्ट है, खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषता देखते हैं, मतलब उनकी भाषाओं की विशेषता क्या क्या थी। तो चलिए देखते हैं। मुंशी सदा सुखलाल की विशेषता, इनकी भाषिकता में यानी कि इनकी रचनाओं में संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा सदा सुखलाल में पाई जाती है। और इंशा अल्लाह खां में चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा। इंशा अल्लाह खां के भाषिक विशेषता है चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा। लल्लू लाल की भाषिक विशेषता है कृष्ण उपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली है। और सदल मिश्र की पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है सदल मिश्र। अगला फैक्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई है। आप सभी जानते होंगे, मार्क्विस वेले जली ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में मार्क्विस वेले जली ने किया था। और गिलक्रास्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन बोरथाविक गिलक्रास्ट था। गिलक्रास्ट का पूरा नाम जॉन बोरथविक गिलक्रास्ट था। और अगला फैक्ट है, गिलक्रास्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की थी। और इनकी प्रमुख कृति ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखते हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये गिलक्रास्ट की रचना है। और अगला फैक्ट है, गिलक्रास्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी उर्दू रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। और अगला फैक्ट है, गिलक्रास्ट खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहली है दरबारी या फारसी शैली, दूसरी है हिंदुस्तानी शैली, तीसरी है हिंदवी शैली। ये गिलक्रास्ट का खड़ी बोली की 3 शैलियों का मानना है। और अगला फैक्ट है, हिंदुस्तानी शैली गिलक्रास्ट को सर्वाधिक प्रिय थी, यानी कि हिंदुस्तानी शैली गिलक्रास्ट को बहुत प्रिय थी। इसमें वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। इसे वे हिंदुस्तानी शैली को गिलक्रास्ट द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। अगला फैक्ट है, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 में किया गया। और अगला फैक्ट है, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1833। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 और आगरा
आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई। और अगला, विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद सन 1809 ईस्वी में किया। किसने किया? विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद 1809 ईस्वी में किया और नए धर्म नियम शीर्षक से किया। बाइबिल का अनुवाद हिंदी में नए धर्म नियम शीर्षक से किया। और अगला फैक्ट है, सन 1809 में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। किसने किया? हेनरी मार्टिन ने बाइबिल में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में किया। और विलियम केरे ने बाइबिल का केवल हिंदी में अनुवाद किया था, नए धर्म नियम शीर्षक से किया। और अगला फैक्ट है, अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचनाएं निम्नलिखित हैं। रचनाकार एवं रचना पहले हैं जेटी आमसन। जेटी आमसन की रचना है दाऊद के गीत 1836 ईस्वी। दूसरे हैं जॉन म्योर, इनकी रचना है ईश्वरोक्त शास्त्र धारा 1846 ईस्वी की है। और इसके अलावा संत मत निरूपण, ये 1848 ईस्वी। तीसरे हैं जे ए सरमन की दी प्रॉपर नेम्स इन दी ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स रेंडर्स इनटू उर्दू एंड हिंदी 1850 ईस्वी। और इसके अलावा फूलों का सर, ये 1850 ईस्वी। और पाल का चरित्र, ये 1852 ईस्वी। वेदांत विचार 1853 ईस्वी। और अगले हैं शान मार्श, ये रचनाकार हैं। इनकी रचना प्राचीन इतिहास का अनुवाद, इसका रचनाकाल है 1839 ईस्वी। पांचवें हैं पंडित रतनलाल, इनकी रचना है कथासार 1839 ईस्वी की। अगला फैक्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली में की थी। खड़ी बोली में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली में हिंदी गद्य में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती 1874 ईस्वी। अगला फैक्ट है, पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई। कचहरियों में 1900 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के अथक प्रयास से कचहरियों की नागरी प्रतिष्ठा हुई। अगला फैक्ट है, दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। और अगला फैक्ट है, हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ। दोस्तों, इसमें एक एक फैक्ट पढ़ेंगे जो कि ये सभी हिंदी साहित्य पुस्तकों में ऑथेंटिक मानी जाती है, जो कि सभी बिंदुओं को इसमें एक साथ और एक ही जगह कलेक्ट किया गया है, तो ये बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है। तो इसको देखिए, आपको ज़रूर इससे आपकी परीक्षा में ज़रूर प्रश्न मिलेंगे। और दोस्तों, हमें इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी मटेरियल एक जगह मिल जाएंगे इसी बुक में अधिकतर। तो इसको ज़रूर देखिए और उम्मीद करते हैं आप सभी के पास ये पुस्तक होगी ही। तो आप इसको देखिए, फिर किताब पढ़िए, तो आपको लाभ ज़रूर होगा। एक बार पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको दो तीन बार ज़रूर पढ़ें, तो तभी याद होगा। और इसको एक एक पॉइंट ना याद करें, जब दो तीन बार पढ़ लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर याद होगा। और कभी भी किसी को पूरी बुक याद नहीं होती है, वो यदि आप हरदम रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ज़रूर इसमें से प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला फैक्ट। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। और अगला फैक्ट है, उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्यदेशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्यदेशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। और अगला फैक्ट है, उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है, कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक उदंत मार्तंड। दोस्तों, उदंत मार्तंड ये साप्ताहिक था और ये समाचार सुधा वर्षण ये हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। समाचार सुधा वर्षण ये हिंदी का पहला दैनिक पत्र था और ये श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। अगला फैक्ट है, प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र संपादक वर्ष प्रकार निम्नांकित हैं। तो चलिए देखते हैं। समाचार पत्र संपादक वर्ष प्रकार स्थान। उदंत मार्तंड ये इसके संपादक जुगल किशोर थे। ये 1826 ईस्वी में निकला था और ये साप्ताहिक था, कलकत्ता से निकलता था। वंगदूत इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे और ये 1829 से निकला और साप्ताहिक ये भी है, ये भी कलकत्ता से। और प्रजामित्र ये 1834 ईस्वी का साप्ताहिक ये भी है, कलकत्ता से ये भी निकलता था। बनारस अखबार इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद
ये 1845 ईस्वी में निकलता साप्ताहिक था और ये काशी से निकलता था। मार्तंड मार्तंड मौलवी नासिरुद्दीन, ये 1846 ईस्वी में साप्ताहिक था, ये कलकत्ता से निकलता था। मालवा अखबार, ये प्रेम नारायण इसके संपादक थे, ये 1849 ईस्वी साप्ताहिक, ये भी था, मालवा से निकलता था। और सुधाकर, ये बाबू सुधाकर समाचार पत्र, ये बाबू तोताराम मित्र इसके संपादक थे, 1850 ईस्वी में साप्ताहिक, ये भी था, ये काशी से निकलता था। बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र, मुंशी सदा सुखलाल इसके संपादक थे, ये 1852 से शुरुआत हुआ, साप्ताहिक ये भी था, ये आगरा से प्रकाशित होता था। समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन, ये 1854 ईस्वी, ये दैनिक था, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, ये कलकत्ता से निकलता था। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का है, 1855 ईस्वी, ये आगरा से निकलता था। और जगतदीप भास्कर इसके भी संपादक मौलवी नासिरुद्दीन, 1846 ईस्वी, ये कलकत्ता से निकलता था। लोकमित्र ईसाई मिशनरी द्वारा संपादक, 1863 ईस्वी, ये आगरा से निकलता था। अवध अखबार उर्दू में निकलता था, ये लखनऊ से निकलता था। ज्ञान दायिनी पत्रिका, ये नवीन चंद्र राय इसके संपादक थे, ये 1867 ईस्वी मासिक पत्रिका थी, पंजाब से निकलता था। तत्वबोधिनी पत्रिका, ये 1865 ईस्वी बरेली से निकलता था। वृतांत विलास, ये 1867 ईस्वी मासिक पत्रिका थी, जम्मू से निकलता था। अगला फैक्ट है, वंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला भाषा में भी होता था। वंगदूत। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। और अगला है, मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश, नरोल बाजार का हिंदी रूपांतर थी। पंडित बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडा अमृत तथा उर्दू कालम का नाम अबे हयात था। और अगला है, गारसा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे और जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। और अगला फैक्ट है, तासी ने सन 1836 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की। तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे, जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। तासी फ्रेंच विद्वान थे। इनकी रचना है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ है फ्रेंच भाषा में, गारसा द तासी। और अगला है, पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। पंडित नवीन चंद्र राय पंजाब के। और अगला फैक्ट है, हिंदी की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर की सभा की स्थापना की। नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया। और अगला फैक्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धा राम फिलौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक माना। रामचंद्र शुक्ल पंजाब के श्रद्धा राम फिलौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी सिद्धहस्त लेखक माना। और अगला फैक्ट है, श्रद्धा राम फिलौरी की प्रमुख रचनाएं हैं गद्य में सत्य अमृत प्रवाह, पद्य में है आत्मचिकित्सकी, और तीसरी है तत्वदीपक, चौथी है धर्म रक्षा, पांचवी है उपदेश संग्रह, छठवीं है सतोपदेश। और अगला फैक्ट है, श्रद्धा राम फिलौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की। किसने की? श्रद्धा राम फिलौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की। अगला फैक्ट है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895, ये भारतेंदु के गुरु थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका जीवन काल 1823 से 1895। राजा शिव प्रसाद सिंह सन 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। राजा भोज का सपना, दूसरी है आलसियों का कोड़ा, तीसरी है इतिहास तिमिर नाशक, चौथी है मानव धर्म सार, पांचवी है वीर सिंह का वृत्तांत, छठवीं है उपनिषद सार, सातवीं है भूगोल हस्त मलक, आठवीं है वामा मनोरंजन, वर्णमाला स्वयंबोध विद्या अंकुर, 12वीं है भारत का इतिहास लेख, 13वीं है गुटका, 14वीं है हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, 15वीं है सिखों का उदय और अस्त। ये सभी राजा शिव प्रसाद सिंह की रचनाएं हैं। और अगला फैक्ट है, शिव प्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है। तो क्या लिखा है? प्रारंभ काल से ही वे ऐसा हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच
प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। ऐसा मानना रामचंद्र शुक्ल का था राजा शिव प्रसाद सिंह के बारे में। अगला फैक्ट है, राजा शिव प्रसाद सिंह कृत गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। और इसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह, इनका जीवन काल 1826 से 1896 ईस्वी। ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। और राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया, जो निम्न है। शाकुंतला 1862 ईस्वी, दूसरी है रघुवंश 1878 ईस्वी, तीसरी है मेघदूत 1882 ईस्वी। और अगला फैक्ट, राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्राकथन में लिखा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी नेरी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। अगला फैक्ट है, भारत में सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं हैं। चलिए देखते हैं संस्था और स्थापना वर्ष और संस्थापक। ब्रह्म समाज संस्था, ये 1828 ईस्वी में स्थापना हुई और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी, इसके संस्थापक देवेंद्र ठाकुर। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, इसके संस्थापक प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन के सहयोग से राणा डे, आत्माराम और देवेंद्र नाथ ने किया। वेद समाज, इसकी स्थापना 1867। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना 1873। सत्यशोधक समाज की संस्थापक थे ज्योतिबा बाई फुले। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1882 ईस्वी। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट थे। और रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। और दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, इससे पहले हमने दोस्तों लगभग 120 वीडियो यूथ कंपटीशन बुक, जो कि प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। तो दोस्तों, यदि उनको देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। हमने उन प्रश्नों को व्याख्या सहित एक एक पॉइंट पढ़ा है, तो उनको जाकर देखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।